बोर्स मॉडल आर फॉलोइंग। उनको मैं लिख देता हूं क्या क्या थे। सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया बोर मॉडल के अंदर, वो पहला पॉइंट वही है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। in which positive charge is present inside the nucleus and electrons are revolving around the nucleus in fixed, that is certain circular paths that are called stationary orbits. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो घूम रहा है। मीन्स अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves in a stationary orbit, it does not absorb or emit energy. जब वो रिवॉल्व करता है उस समय कोई भी सर बोर मॉडल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आया था ना? यस, न्यूट्रॉन नहीं था। न्यूट्रॉन तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया काफी लेट, और बोर्स मॉडल 1910 से पहले आ गया था। 1913 में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए। सर आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको नोट करें। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कि जो हमारे पास बोहर का मॉडल था, इस बोहर मॉडल के अंदर जो रदरफोर्ड ने बोला है वो सारी बातें तो हैं, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की है। जैसे पॉइंट नंबर 2, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर, दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ, इट डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। उस समय जब ये घूम रहा होता है तो वो कोई भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है और कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा होता है। तो जो मैक्सवेल्स थ्योरी थी, जो कि तुमने जेई में पढ़ी है, मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करने के टाइम पे उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए, बट बोर ने बोला कि ऐसा नहीं होता है। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है उस समय वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं कर रहा होता है। ये दो पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सर एब्सॉर्ब तो कर सकता है ना? हाँ,
एट द टाइम ऑफ रिवॉल्विंग नहीं करता, जब वो ट्रांजिशन करता है, व्हेन इट गोज फ्रॉम लोअर टू हाइयर और हाइयर टू सर लोअर। एब्जॉर्ब करता है तभी तो ट्रांजिशन होता है। हाँ, तो वहां पे लिखेंगे ड्यूरिंग रिवोल्यूशन नहीं करता है, ट्रांजिशन के टाइम करता है। यस, यू आर करेक्ट, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन करता है। सर बट ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी लूज करने की कोशिश करता है और फर्स्ट शेल में आने की कोशिश करता है? नहीं, देखो ऐसा होता है, ये तो ग्राउंड स्टेट के बारे में बात है। जैसे कोई हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है अगर, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट में जब वो रिवॉल्व करेगा तो वही रहेगा। जब तुमने उसको एक्साइट किया है, जब वो हायर में गया तो वापस आने पे वो रिवॉल्व करेगा फर्स्ट में आने के लिए, तो एनर्जी को लूज करेगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। मान लो एक सोडियम का है, और सोडियम एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड शेल के अंदर होगा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर होगा, तो वहां पे वो आराम से रिवॉल्व करेगा, वो फर्स्ट में नहीं आना चाहेगा, बिकॉज उसकी ग्राउंड स्टेट वही है। तो एक्चुअल होता क्या है कि ग्राउंड में आने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर उनको एक्साइट किया गया है। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है वो फर्स्ट होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट में आना चाहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं होता कि हर बार फर्स्ट में आना चाहता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा अगर उसको एक्साइट किया गया है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर नोट करेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रॉन emits energy when it jumps from a higher energy level, that is outer orbit, to a lower energy level, that is lower, या inner लिख सकते हैं इसको, that is inner orbit। तो इलेक्ट्रॉन एमिट कब करता है? when it jumps from a higher energy level to a lower energy level, and electron absorbs energy when it jumps from lower energy level, that is inner orbit, to higher energy level, that is outer orbit। ये प्रूफ नहीं दिया था, इसका रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था, बट चूंकि इसका कोई नेगेशन नहीं था, इसका कोई अपोज नहीं कर सकता था, सारी बातें सही आ रही थी, इसलिए इसको माना गया। सो राइट इट डाउन। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाओ ना। आ जा रहा हूँ अभी, किसी ने बोला है पीछे स्लाइड लिखना है। प्रसन्ना, हो गया? हाँ सर हो गया। सुनो, इधर देखो, मान लो ये n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2। सो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये लोअर है और ये हाइयर है, इस समय वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी।
अगर ऐसा है इलेक्ट्रॉन ये वापस आ रहा है अपने ग्राउंड में, इस समय क्या करेगा, ये हाइयर टू लोअर जा रहा है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, दैट इज एमिशन ऑफ एनर्जी। सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना एक बार। सर पिछला वाला स्लाइड। हाँ दो ही स्लाइड है, दो ही स्लाइड तो बच्चे, ये फर्स्ट है पिछला ये वाला सेकंड है, कौन सा नाम? फर्स्ट वाला। सेकंड। अभी फर्स्ट दिखाया था बच्चे अभी। अच्छा तुम्हें नहीं दिखा होगा, लैग कर रहा होगा, ओके कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर आगे। ओके सो थर्ड पॉइंट क्या लिख लोगे? सर फोर्थ पॉइंट ना। ओके फोर्थ पॉइंट, यस। अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन प्रीवियस स्लाइड नहीं लिख पाया बच्चा, अभी बहुत लूंगा। वेदर के कारण ना लैग हो रहा है, अच्छा इसलिए लिख नहीं पा रहे। जल्दी से नोट करें। देखो अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे नोट हो गए हैं, वेदर अच्छा नहीं है क्या वहाँ? सर इधर थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। सर आप कहाँ पे हैं? मैं तो यूपी में हूँ अभी। अरे सही है सर, यहाँ पे तो भर भर के बारिश हो रही है। हाँ सर हाँ बहुत हो रही है बारिश। मैं तो न्यूज़ में। अभी सर अगर हवाएं चलने लगेंगी तो
खिड़कियां ऐसे खड़ा खड़ा होती हैं। हाँ देखो ये सबने लिख लिया। हाँ सर लिख, मतलब मैंने लिख लिया, बाकी लोगों ने लिखा नहीं, वो नहीं पता। ठीक है देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन क्या होगी देखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब or emitted when transition occurs between two stationary orbits, चाहे वो फिर emission का हो या absorption का हो, is given by nu equal to delta E upon H। सही बात है, होना भी चाहिए। मान लो x चलिए है, ये है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। अब तुमने मान लो यहां से यहां आए तो ये एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। इसकी एनर्जी h नहीं होगी, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा E। तो h न्यू इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा E, और न्यू इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा E अपॉन h। और हम लोग यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा, डेल्टा सॉरी एच सी अपॉन डेल्टा E। सर डेल्टा ई को ई नॉट भी लिखते हैं ना सर? डेल्टा E को E नॉट नहीं लिखा जाता है। सर वो वो वन फोटोन का एनर्जी भी तो होता है। हाँ ये बोल सकते हो, इसको E नॉट लिख सकते हैं ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये डेल्टा E का मतलब है एनर्जी जो गैप है। डेल्टा E क्या है यहाँ पे, एनर्जी गैप बिटवीन दी ऑर्बिट्स। सर वो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय एच है। हाँ न्यू इक्वल टू डेल्टा E बाय h। सर वो म्यू है। क्या चीज, न्यू न्यू और सर वो जो एच न्यू इक्वल्स डेल्टा ई के नीचे वाला है वो क्या है सर? आवाज नहीं आई, सर वो जो कमेंट कर सकते सर एच न्यू इक्वल्स डेल्टा ई के जो नीचे आपने एक बॉक्स बनाया हो। उसमें हाँ वो क्या है? वो टी जैसा कुछ। ठीक है सर, न्यू है वो, अच्छा ये ना, नहीं सर अरे वो नीचे वाला सेम नीचे चीज वाला। है, नीचे सेम वाला, चीज है। अच्छा ये वाला, ये लैम्डा है, एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच सी अपॉन डेल्टा ई। सर इससे तो न्यू इज हेड सी बाई डेल्टा ई से तो क्या ऐसा बोलो, आता है कि न्यू इज इक्वल टू, ये सॉरी लैम्डा इज क्या बोलो, इक्वल टू सी बाई न्यू। वो तो है, वो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो फिर ई एम आर की सी इक्वल टू बन जाएगा। वो तो फिर ई एम आर बन जाएगा ना, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा।
सर कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है केमिस्ट्री का? वही जो ग्रुप पे शुरुआत का जो भेजा नहीं है। पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर वाइज बताता हूँ, ग्रुप पे भेजा भी है। कौन सा वाले ग्रुप में भेजा है सर? तुम्हारा कौन सा बैच है? मेरा पनवेल का अप्रैल बैच है। हाँ तो उसपे नहीं, किसमें ज्वाइन किसमें हो ग्रुप पे? मैं झील पनवेल वाले में। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, मैं उस पर भेज दूंगा, उस पर नहीं भेजा। हाँ वही। सर एच का यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस होता है वो? एच एच की यूनिट होती है जूल सेकेंड ना। जूल पर सेकंड ना? जूल इंटू सेकेंड। अच्छा जूल पर। सर जूल सेकंड की जूल पर सेकंड? जूल सेकेंड होगा ना बच्चे, देखो। जूल पर हर्ट्स और जूल सेकंड। हाँ सर ठीक है हाँ सर। आगे बढ़ जाए। हाँ सर रुको। थी ये सब भूल गए? भूल क्यों गए यार, अभी तो पढ़ा है, इतनी जल्दी भूल जाते हो? 6 0.626 into 10 to power minus 34. इसका वैल्यू कितने लोगों को याद है? 6.0 नहीं नहीं 6.6 6.034 into 10 to the नहीं नहीं power नहीं नहीं 34 है। 6.626 इसका into वैल्यू 10 to power minus 34. 6 into 10 raised to minus 34. हाँ सबको कंफ्यूज कराएगा क्या? हाँ सही में। कितने लोग को याद नहीं है अभी तक? अरे यार। याद है ना? हाँ सर याद है। अगला स्लाइड मतलब आगे चले। हाँ आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हो गया सबका ना? अरे हो गया होगा, इतनी देर में तो सबका ही हो जाएगा यार। 5वां पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्व्स ओनली इन those orbits in which angular momentum is integral multiple of, क्या होता है बोलो? h अपॉन 2 पाई, इसको h बार भी बोलते हैं। सर NH हाँ इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम L होता है। एंगुलर मोमेंटम L इज सिंपल h/2 पाई दिखता है ना? हाँ h/2 पाई, तो ये होना चाहिए। L की वैल्यू क्या होती? mvr। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v मास क्या ऑफ है? इलेक्ट्रॉन V is velocity of electron हाँ और R is radius of रेडियस ऑफ द शेल। यस यस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या ऑर्बिट रेडियस लिख सकते हैं। पर ये जो बेसिक एक्सप्रेशन आए थे जैसे पीछे v इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय एच, फिर यहाँ पे h अपॉन 2 पाई इनटू h, तो इन सब के कुछ प्रूफ्स नहीं है क्या?
नहीं, इस वाले का प्रूफ डी ब्रॉगली से होता है, लेकिन बोहर ने कैसे दिया था ये नहीं बताया उन्होंने, अपने रिसर्च पेपर के अंदर उनका मिलेगा, बट सर वो सर मतलब मैं अभी के लिए 2 बस साइड में याद रख ले। डी सर ब्रॉगली साइड में प्रूफ वो है। h/2 के बाद क्या लिखा है साइड पे? सर वो न्यू बार है क्या कि कुछ अलग है? एन ये एच बार है, एच बार, एच अपॉन 2 पाई को एच बार भी बोलते हैं। अच्छा, तो उसके ऊपर नहीं रहता, वो ऐसे काट के रख देते हैं उसको। हाँ, काट के रख देते हैं। ओके सर। सर कुछ तो अजीब मतलब सा यहाँ लग पे रहा है बस सर। उसको एज एन ऑल्टरनेटिव सम यूज किया हाँ, ना, हाँ। जैसे h अपॉन 2 पाई की जगह ये भी लिख सकते हैं, या फिर हाँ, प्रोडक्ट है हाँ, दोनों का। यस, एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। सर m इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसी आवाज? बारिश हो रही होगी बेचारे का। बहुत बारिश ज्यादा यहाँ पे भी हो बारिश। रही है। ये कहीं बारिश में बैठ के तो नहीं पढ़ रहा? हाँ, तुम लिखो तो, ए, सबको लिखने दो, हो गया सर। लिखने दो सबको। सर थोड़ा फास्ट कैपिटल लिखो। एल और सर hydrogen एल और होगा। एन का क्या मतलब हुआ इसमें, आप वो भी बता दो ना क्या। एल एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको डिनोट करते हैं इससे। एमवीआर से, और एन क्या है सर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, सही है। एन एन जो है बताना तो भूल ही गया। एन इज द ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं। एन इज द, क्वांटम नंबर। हाँ वो आगे आएगा, अभी के लिए नहीं। एन इज द ऑर्बिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, क्या हो सकती है 0? जल्दी बताओ। नहीं, नहीं सर, नहीं, कभी नहीं हो नहीं सकता। सर हो सकती 1 एक 2 एक गिनती वन सर नेचुरल नंबर। होगी तो सर ऐसे कोई नेचुरल नेचुरल इलेक्ट्रॉन नंबर जो नंबर जो होता है। नहीं नहीं, 0 होने की चांस, जब वो तो एक नंबर है, जैसे जो हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, काउंटिंग है ये, काउंटिंग। 0 से काउंट कहाँ कर सकते हैं? हाँ, वही कुछ तो। भी नहीं होगा तो एक बोल सकते हैं कि 0 काउंटिंग है, बट वो उसका कुछ बनता नहीं है। उसमें यही है कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब देखो आगे, तो ये तो पोस्टुलेट्स हमारे हो गए। नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पार्ट नहीं है, बोर्स मॉडल है ये। सर अभी ड्रॉबैक्स बोलेंगे ना? हाँ, ड्रॉबैक्स इसमें पढ़ना पड़ेगा, ड्रॉबैक्स पढ़ना पड़ेगा। सर ये सर एक अभी वो सेकंड, डिराइव करेंगे ना? डिराइव भी करेंगे, ये सर सारा एक कुछ। सेकंड के लिए पिछला साइड दिखाएंगे। तो कुल मिला के ये इतने ही पॉइंट इसके अंदर हो है। गया बाकी सर। बाकी फिर जो फॉर्मूला निकालने का है वो मैं करा दूंगा। वैसे डेरिवेशन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में ना, डेरिवेशन किसी का भी नहीं दिखा रहे हैं ये एनसीईआरटी में, बट हम डेरिवेशन थोड़ा सा कर सकते हैं, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो बोर मॉडल का जो ड्रॉबैक है वो अभी पढ़ लेते हैं, चलो। सर बोर मॉडल, रुदरफोर्ड्स नहीं। अच्छा, बोर्स मॉडल
अब मेरी बात ध्यान सुना, जब बोहर मॉडल की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो यही आता है कि वो हाइड्रोजन के Yes. सेम Yes. आयन्स के साथ ही Yes. एक्सेप्टेबल होता है, X बाकी like के लिए atom. नहीं होता। हाँ, it is valid only for H-like atoms. Like species. Isoelectronic. That is हाँ One electron species. Isoelectron species. हाँ, one electron species. दूसरी बात क्या है? It was not able to explain Stark effect and Zeeman effect. स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? अब बता रहा हूँ स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ H spectrum lines. सर स्टार क्या स्टार के STAR के स्टार्क होता है। टोनी स्टार्क अरे वाला। टोनी स्टार्क में स्टार्क है ना, वो वाला। हाँ, सुनो, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे तुमको बताया कि ये लाइन है, ऐसी तुम्हें लाइन दिख रही है, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो एक एक लाइन को जूम करके देखने पे उसके अंदर और भी लाइनें मिलती हैं। ये लाइन है ना, इसके अंदर एक लाइन में जूम करने पे क्या मिलेगा, कई सारी हमको एक लाइन मिल जाएंगी। सर उनको तो बैंड्स बोलते हैं ना, जो आपने ब्लू से बनाया उनको बैंड्स बोलते हैं, जो नीचे वो लाइंस है ना। नहीं नहीं नहीं, ये एक लाइन है, एक लाइन, बैंड नहीं है ये। बैंड तो कलर करने पे बैंड होगा, है ना। हाँ सर। रेनबो। ये लाइन है, लाइन जूम करने पे लाइन स्प्लिट हो रही थी, उसमें और भी जो है उसके अंदर लाइंस थी। एक लाइन अकेली नहीं थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पे ज्यादा लाइनों में टूट जाती थी। ऐसा क्यों होता है ये आगे पता चलेगा तुमको जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, कि जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर सबशेल भी होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, है ना, उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर भी होता है और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है। फिर आता है जीमान इफेक्ट। अभी तो जीमान इफेक्ट क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ H स्पेक्ट्रम लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी गैस को रखते हैं और फिर स्पेक्ट्रम देखते हैं उसका, मान लो यहाँ पे ये मान लो को गैस है, एक्साइटेड गैस सैंपल, और इसमें गैसेस हैं एक्साइटेड। अब ये क्या आएंगी जब इनमें स्टार्क इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? ये किसी स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो इसमें से जो है, सुनो, ये इधर से लाइट निकलेगी और इसको अगर पिन से पास कराएं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर ये लाइन, डिस्क्रीट लाइन के अंदर भी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। ये लाइन जो है, इसको जूम करोगे तो इसमें कई सारी इसके अंदर लाइंस मिल जाएंगी, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप ये दोनों फिर से बताओगे क्या एक बार? हाँ, स्प्लिटिंग है लाइन की। सुनो, जब हम एक्साइटेड गैस को कूल करते हैं या उसको ग्राउंड स्टेट में लाते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटॉन्स। बहुत सारे फोटॉन्स जो निकलेंगे उनको प्रिंट से पास कराएंगे तो उसका क्या मिलेगा, हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम को अगर नॉर्मली हम देखें तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, क्योंकि एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइंस आती हैं अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं उसी गैस को, और हाँ, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को, सब म्यूट किया है मैंने, कुछ लोग, लेकिन मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दिया है, तो अनम्यूट कर लेते हैं कुछ लोग। जब वो जो लाइंस है ना, वो किस चीज की? अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं, हाँ। उनके अंदर एनर्जी का लेवल जो है वो डिफरेंट है, इसलिए लाइन की स्प्लिटिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास शेल होती है उसके अंदर भी पार्टीशन होता है।
शेल जो है वो एक लाइन जैसी ना होकर के एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक ट्यूब होता है, आगे चल के ऐसे समझाएंगे हम। उसमें क्या होगा, सब शेल होगा, उसमें ऑर्बिटल होगा, तो उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। तो जो तुमको एक लाइन दिख रही थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग लाइनें हो जाएंगी, 2-3। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखो, नाम याद रखो इसके। सर जॉन स्टार्क ने डिस्कवर किया था। अच्छा, पढ़ लिया। सर ये अभी जो करंटली जो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं रियल लाइफ में, जो साइंटिस्ट लोग यूज कर रहे हैं, वो क्वांटम वाला है अभी भी। हाँ हाँ, क्वांटम है। देखो अभी जो 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 पढ़ाई के लिए यूज करते हैं उसमें बोहर से बहुत सारे सवाल लगाते हैं, बहुत सारे सवाल क्वांटम मैकेनिकल से लगाते हैं। बट जो रिसर्च के लिए यूज किया जाता है जो कॉन्सेप्ट, उसमें हम क्वांटम मॉडल को ही ज्यादा यूज करते हैं। सर ये जो आपने अभी सिलेंड्रिकल वाला बताया, ये हम क्वांटम में पढ़ेंगे? क्वांटम में इसको बताया जाएगा। एक्चुअली क्वांटम ये नहीं, क्वांटम में तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट समझाने के लिए ये बताऊंगा ऐसे, कभी अगर पता ना पड़ा, ठीक है। ये जो जो शेल है उसके अंदर और भी कमरे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक अकेली शेल है, उसके अंदर सब शेल भी हैं। SPDF, यस। सर जब हम लोग कोई प्लैनेट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें जो ब्लैक लाइंस होती है वो अननोन एलिमेंट्स के लिए होती है ना? हाँ, बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। डार्क मैटर जो है वो तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, उसको अपने आप से पढ़ सकते हो, उसमें तो सर बहुत। डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर बच्चे देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत बताया जाएगा। जो एक्चुअली क्या है, जो हम लोग जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे नॉलेज में जो चीजें हैं वो हमारा मैटर है, और जो डार्क मैटर है उसके बारे में हम लोग बहुत कम चीजें जानते हैं। तो यूनिवर्स का बहुत सारा पार्ट जो अननोन है, उसको हम लोग डार्क डार्क मैटर मैटर। बोलते हैं। हाँ, तो उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग, बट उसको समझना थोड़ा टफ है। जब तक न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे तब तक नहीं होगा। उसमें अगर लाइट भी डालते हैं ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। सर सर तो न्यूक्लियर काइंड डार्क ऑफ केमिस्ट्री मैटर ब्लैक को होल आप जैसा होगा। डार्क नहीं करता है ना? उसको डायरेक्ट हम देख भी नहीं सकते डार्क मैटर को, तो उसकी अलग अलग थ्योरी है। वो एक टाइप का फैंटेसी टाइप का है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, बट उसकी पढ़ाई के लिए काफी डीप जाना पड़ता है, ठीक है। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें है क्या अभी केमिस्ट्री में? वो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा? ज्यादा कब है तो? मतलब ज्यादा रहता है जब फिजिक्स में कभी बैचलर्स या मास्टर्स करता है कोई, ठीक है तो। कहीं भी हो सकता है, हर जगह। सर स्पेस में आधे से ज्यादा डार्क मैटर से बना रहता है ना? ये लिख लिया सबने, कोई बचा है लिखने को? नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अब हम लोग आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ, ये डेरिवेशन लिख सकते हैं। सर बस 2 ही ड्रॉबैक है? हाँ, और कितने बहुत है भाई। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि अब क्या हमारे पास सब हाइड्रोजन जैसे एटम्स होते हैं? कितने एटम्स होते हैं? बड़ा, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। डेरिवेशन ऑफ रेडियस
formula and velocity formula. बोर मॉडल के लिए ही कर रहे हैं, वो तो सीधी सी बात है। तो हमें पता है कि जब हम लोग यहाँ पे कोई एटम मान रहे हैं, मान लो nth ऑर्बिट में है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये एटॉमिक नंबर z का एटम है, H लाइक एटॉमिक नंबर z। अगर एटॉमिक नंबर z है तो कितने प्रोटॉन्स होंगे? z। कितना चार्ज होगा? प्लस Ze। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1e। और इनके बीच जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो दो फोर्सेस होंगे, एक तो वेलोसिटी v के साथ ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, एक फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? ये रेडियस है, इसको बोल देंगे FE। Q1 कितना है? प्लस ZE। और मैग्नीट्यूड ही रखना है तो Q2 भी रख देंगे 1e। मैग्नीट्यूड लिखना होता है यहाँ पे, -1e का मैग्नीट्यूड, और R स्क्वायर। तो क्या आएगा? K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गई। अच्छा, F सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो क्या आएगा? mv स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। दो फॉर्मूले पहले लिखो ये। आसान डेरिवेशन है, पहले भी तुम लोग कराया है। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इसलिए स्क्वायर हो गया ना जेडी का। क्या चीज? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए इसलिए हमने जेडी को स्क्वायर कर दिया ना इनटू यू के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लस जेड ई जो है, ई एक वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 1.6 × -19, है ना? हाँ तो सर मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे भी तो वही चार्ज होता है ना 1.6 × 10⁻19। पहले मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है वो एक इलेक्ट्रॉन वाला, एक इलेक्ट्रॉन तो है उसमें, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज है ना प्लस जेडी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये हाइड्रोजन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बोलना चाहते हो क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। सर F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला? हाँ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लेते हैं? क्योंकि वही है यहाँ पे, और कौन सा फोर्स है भाई? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं, वो तो बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे काम करेगी। हाँ सर, समझ आ गया। सर आपने वहाँ मॉड क्यों लगाया? क्योंकि जब जो फोर्स है, वो फोर्स जो होता है हमारा, वो कैसा होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, प्लस माइनस साइन उसमें यूज नहीं करते हैं। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अंदर की तरफ इसको खींचेगा। तो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ये क्लास के अंदर भी पढ़ाया है।
अच्छा, तो मॉड कितने लोगों को समझ में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। अगर इनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहे, कहीं भी इधर उधर ये ना गिरे, स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होगा, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल होगा, एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के जेड स्क्वायर बाई आर। नाउ हम लोग को एक और चीज पता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। कितने लोग को पता है ये? अब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ से क्या, v को। v की वैल्यू कितनी लिखेंगे, एन एच अपॉन टू पाई एम आर। ये इसमें पुट करो, होल स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो वो NH by 2 pi MV है ना, एन एच बाई टू पाई MV। कहाँ पे, एम आर है वो, MR है। ओके v तो उधर लिखा है ना, v उधर लिखा है, आर इधर आ गया। यहाँ तक लिख लिया। सर टाइम हो गया, 1 बज गया। बच गया ना। तो इसको इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। कितने लोग को याद है फॉर्मूला ये? बोलो जल्दी। यस सर याद है। ये बस ये फॉर्मूला आ जाएगा, फाइनली इसको लिख लो। लास्ट पेज। सर आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड लिखा है क्या आपने? हाँ, आर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर बाई। सर पार्टिकल
नेचर नहीं देखेंगे क्या? क्या चीज? पार्टिकल नेचर भी नहीं है पार्टिकल क्वेश्चन में। पार्टिकल नेचर कौन सा वाला, वो क्वांटम नेचर? सर थोड़ा ऊपर करो नेचर ना। ऑफ लाइट। सर वो शायद सर पार्टिकल वेव डुअलिटी वो नहीं है शायद, वो नहीं है, वो उसमें लिखा हुआ नहीं है। सर फोटॉन्स वगैरह, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ सर हो गया। वो तो होना चाहिए, देखो पढ़ते हैं इसको। एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ाओ। हाँ आयुष, चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। सर ग्रुप में भेज देना। हाँ